हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी शिक्षु में। आप सभी को पता है कि इससे पहले जो मैंने डेयरी सुपरवाइजर एग्जाम में जो 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के आए थे उनका एनालिसिस आपके सामने दिया था। और अभी मैं सुगरकैन सुपरवाइजर के एग्जाम में जो 10 क्वेश्चन आपके हिंदी भाषा के आए हैं उनका एनालिसिस करने जा रहा हूं। अपेक्षा है कि 99% वो उत्तर संभावित हैं जो सही होंगे और आप लोग उनकी जांच कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स को देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और एक बात और है कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हुई है, तो शायद आपने सभी क्वेश्चंस नहीं किए होंगे और करने भी नहीं चाहिए यदि आप क्वेश्चन आपको कंफर्म नहीं है। तो आइए देखते हैं हम। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, दरवाजे पर कोई आया है। इस वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम से वाक्य आया, सर्वनाम के भेद आपको बताने हैं। तो कोई आया है, पहला है ऑप्शन आपके पास निश्चयवाचक सर्वनाम। यदि निश्चयवाचक होगा तो हमें पता होगा कि कौन आया है। हम कह सकते हैं दरवाजे पर श्याम आया है, मतलब निश्चित है, तो ये तो नहीं है। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें हमें निश्चित नहीं होता कौन आया है, तो यहां पर भी कोई आया है, पता नहीं कौन है, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्नवाचक, यहां पर हमें पता है स्टेटमेंट है, कथन दिया गया है, प्रश्नवाचक नहीं है तो ये नहीं होगा। और संबंधवाचक भी नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें, निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द पुत्रवधु का तद्भव रूप है? मतलब पुत्रवधु क्या हुआ? तत्सम हुआ। आपको क्या जानना है? तद्भव देखना है। तो हम यहां पर आपके पास चार ऑप्शन है। पहला होता है पतोहु, दूसरा है परपोती, तीसरा पंसारी और चौथा है पोती। तो देखिएगा, आप लोगों को पहले ही पता है कि 50% तो यहां पे कैंसिल हो जा रहा है। कैसे? परपोती, परपोती किसे कहते हैं? मेरे पुत्र के पुत्र की लड़की को परपोती कहते हैं, और पोती मेरे पुत्र के की पुत्री को पोती कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन अपने आप कट जाते हैं। दूसरा जो पंसारी है, पंसारी कहा जाता है उस व्यापारी को जिसके पास हम सामान खरीदने जाते हैं, तो बनिए को पंसारी कहा जाता है। तो एक दुकान पर जहां पर हमें हमारे घर की सभी वस्तुएं सामग्री मिल जाती है, उसको पंसारी कहा जाता है। तो ये तीनों चीज हट जाती है। अब आ जाता है पतोहु, यहां पर तद्भव है पुत्रवधु का। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए। उसके बाद बात करें, निरंजन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग होगा। तो निरंजन शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो है आपका निर्धन अन। निर उपसर्ग आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इसका विच्छेद हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है, निर्धन अंजन। अंजन का अर्थ होता है दोषी, दोष या कलंक। नी का मतलब होता है बिना, तो जो बिना दोष का होता है उसको निरंजन बोला जाता है। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का तात्पर्य है जब प्रथम और द्वितीय पद दोनों ही प्रधान ना हो, कोई अन्य तीसरा ही पद प्रधान होता है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो यहां पर आप देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन है हस्तलिखित, मतलब हाथ से लिखित या फिर हाथ के द्वारा लिखित। तो जहां पर से या के द्वारा आता है तो आपको मालूम होगा उसको बोलते हैं करण तत्पुरुष। ठीक है, तो यहां पर बहुव्रीहि तो नहीं है। उसके बाद मां बाप, जब बिल्कुल विलोम हो रहा हो तो वहां पर आ जाता है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, उसके बाद सतखंडा, 7 खंडों का समूह, ये है आपका बहुव्रीहि। ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि यहां पर हथकड़ी, हाथ की कड़ी, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर की से तात्पर्य संबंध तत्पुरुष से है, तो यहां पर ये संबंध तत्पुरुष हुआ आपका। और यहां पर द्वंद्व है और यहां करण है, तो सतखंडा में आपका बहुव्रीहि समास है। उसके बाद बात करें, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से इनमें से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। तो कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है, हमें यह देखना है। तो यहां पर जो सबसे पहला आपका है अक्षी और अंबक। अक्षी कहते हैं आंख को, जिसको लोचन, नयन, दृष्टि ये सब कहा जाता है, और अंबक भी आंख को ही कहा जाता है। ये आपका सही है, ये गलत नहीं है। उसके बाद आता है कोविद। कोविद कहा जाता है विद्वान को,
जो विद्वान होते हैं उनको कोविद कहा जाता है। और राज कहा जाता है राजाओं के राजा, महाराज या कुबेर। इसके प्राय में आता है या तो महाराज और या कुबेर। तो यहां पर देख रहे हैं कि इस पर डाउट है कि ये आपका सही नहीं है, अशुद्ध है। उसके बाद आकाश, आसमान, अंतरिक्ष और अभ्रम, ये दोनों सही हैं। उसके बाद आता है जल, नीर, वारी, ठीक है, और वन, विपिन, कानन, कारण जो नेक्स्ट उसमें आया है, ये भी आपका अलग हो जा रहा है और ये अलग हो जा रहा है। तो यहां पर ये दोनों आपके संशय के घेरे में आ जाते हैं कि ऑप्शन बी, ये भी अलग अलग हैं दोनों, ये भी अशुद्ध है, और जल और वन भी अशुद्ध हैं, ये भी सही नहीं है। तो यहां पर आयोग मुझे लगता है कि या तो इसको कॉमन नंबर डालेगा और या यहां पर कोई और उपाय होगा, परंतु मुझे लग रहा है कि दोनों यहां पर सही होने चाहिए। दो ऑप्शन दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विवाद का विलोम है? विवाद मतलब झगड़ा, कलह। तो यहां पर देखेंगे विवाद मतलब जहां पर बातचीत हो रही हो वो भी नकारात्मक, विवाद हो रहा है, और विवाद का ऑपोजिट हो जाता है निर्विवाद। सही ऑप्शन होगा निर्विवाद। संवाद तो कथन बात को कहते हैं, झगड़ा और कलह ये इसके विलोम ना होकर ये पर्याय हो जाते हैं। तो आपका निर्विवाद बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करें, विधानमंडल द्वारा पारित नियम को क्या कहते हैं? तो विधानमंडल के द्वारा जो पारित नियम है इसको देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन दिया आपका प्रस्ताव। प्रस्ताव क्या होता है? प्रस्ताव होता है केंद्र, ये मंडल या विधानमंडल किसी भी सभा में हम किसी कार्य के लिए जब अपना प्रस्ताव रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसको हम प्रस्ताव कहते हैं। केंद्रीय मंडल के द्वारा उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया जाता है अध्यादेश। अध्यारण का अर्थ होता है किसी भी वाक्य या किसी भी कार्य में आधा अर्थ स्पष्ट होना, और अधिनियम होता है विधानमंडल द्वारा पारित नियम को अधिनियम कहते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद ऊंची दुकान फीका पकवान, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ है वो केवल बाह्य प्रदर्शन है कि जैसा व्यक्ति है वैसा वो दिख नहीं रहा है, वो कुछ और प्रदर्शन कर रहा है, उसकी बातें कुछ और कह रही हैं और अंदर से उसका चरित्र कुछ और है। तो ये केवल बाह्य प्रदर्शन वाली बात आ जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा आपका। उसके बाद बात करें 9th की, उच्चारण स्थान के आधार पर व ध्वनि निम्न में से किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो आपको बता दूं, नासिक के जो हैं हमारे, नासिक के वर्ण में न, म और अण आते हैं। दंत ओष्ठ मतलब जब हमारे दांत हमारे होठ पर लगे, ओष्ठ पर लगे, तब तो जब हम व को उच्चारण करते हैं तो बिल्कुल दंत ओष्ठ पर लगता है। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तालव्य में हमें पता है कि तालव्य हमारा च वर्ग होता है, पूरा च छ ज झ य, और कंठ में हमारा क वर्ग होता है, क ख ग घ ङ। तो आपका बी बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक ध्वनि उत्क्षिप्त व्यंजन है? तो उत्क्षिप्त व्यंजन दो होते हैं हमारे हिंदी व्याकरण में, आपको पता है। एक तो होता है ढ और एक होता है ढ़। तो यहां पर हम ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। य और व हमारे अंतःस्थ व्यंजन है, और प हमारा स्पर्श व्यंजन हो जाता है, जो प वर्ग के अंतर्गत आता है हमारा ओष्ठ में। तो आपका इस प्रकार आपने देखा कि इस वीडियो के अंतर्गत भी आपने 10 के 10 क्वेश्चनों के एनालिसिस देखे। अपेक्षा करता हूं आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आई होंगी। यदि आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं हिंदी भाषा से रिलेटेड ही वीडियोस बनाता रहता हूं। और आगे जो भी एग्जाम आने वाले हैं, अभी करंट में आपको पता है कि जो उत्तराखंड एसआई का एग्जाम करंट में है, ये आने वाला है, और उसके बाद यूके पॉलिटेक्निक लेक्चरर के एग्जाम आने वाले हैं, जल्दी उसके फॉर्म आएंगे। और उसके बाद यूके जीआईसी लेक्चरर प्रवक्ता होते हैं, उनके एग्जाम आने वाले हैं। इन सभी में जो हिंदी आने वाली है, इन दोनों में तो 100 मार्क्स की हिंदी आने वाली है। तो आप लोगों की हिंदी की तैयारी के लिए मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं, आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं। और उसके बाद वीडियोस जैसे अभी करंट में चल रही है संधि की वीडियोस, और साथ साथ संधि की वीडियो के बाद उससे संबंधित जो अभ्यास होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, वो लेकर आऊंगा, वो सॉल्व करूंगा, एनालिसिस करूंगा पूरा का पूरा उसका, जिससे आपको पूरी तरह से संधि जो है स्पष्ट हो जाएगी। संधि के बाद समास आने वाले हैं, कुछ वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं, कुछ आने वाली हैं। तो अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको आपके एग्जाम के लिए सफल सकारात्मक रूप से आपका रिजल्ट निकले, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।